नमस्कार। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे भी जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो आता रहेगा, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, यानी मनी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मुद्रा क्या होता है। उसके बाद हम बार्टर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद मुद्रा के कार्य को देखेंगे, बहुत सारा मुद्रा का कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है मुद्रा के प्रकार को भी देखेंगे। मुद्रा के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वैधानिक मुद्रा क्या है, शाख मुद्रा, नज़दीकी मुद्रा, धातु मुद्रा किसे कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है, कागजी मुद्रा, गर्म मुद्रा, दुर्लभ और सुलभ मुद्रा क्या है, कौशन मनी। उसके बाद हम लोग डिजिटल मुद्रा के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत सारे मुद्रा के प्रकार हैं, जैसे जाली मुद्रा हो गया, सस्ती मुद्रा, महंगी मुद्रा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है विस्तार से समझेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग मुद्रा पूर्ति यानी मनी सप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें समझेंगे कि M1, M2, M3, M4 ये सब होता क्या है, इनसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसको समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे, ताकि आपको जो है ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। ठीक है? तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा क्या होता है। तो देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जिसके माध्यम से दैनिक जीवन में वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। मतलब मुद्रा के माध्यम से हम जो है किसी भी वस्तु का या फिर सेवा का क्रय विक्रय कर सकते हैं, वही मुद्रा है। अब देखिए, मुद्रा जो है हर वस्तु हो सकता है। दुनिया में कोई भी वस्तु हो, उसको मुद्रा बनाया जा सकता है। अगर देश की जनता जो है उसे किसी भी वस्तु को स्वीकार करे मुद्रा के रूप में, तो वह वस्तु जो है मुद्रा हो सकता है। आपके पास जो है जो भी वस्तु है, वो सभी के सभी जो है मुद्रा का कार्य कर सकती है, बशर्ते अगर लोग उसको स्वीकार कर ले। मतलब उसके माध्यम से अगर लोग जो है लेन देन करने लगे, तो वही वस्तु क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। जैसे कि आज के डेट में सिक्का है, नोट है, तो वह जो है मुद्रा है, क्योंकि हर कोई उसको स्वीकार कर लेता है। इसलिए उस नोट को और उस सिक्का को जो है मुद्रा माना जाता है। तो मुद्रा एक वस्तु है और प्रत्येक वस्तु मुद्रा बन सकता है, अगर हर कोई उसको स्वीकार करे तो। ठीक है? अब देखिए, यही सिस्टम जो है पहले नहीं था, जो आज के डेट में सिस्टम है। पहले हर वस्तु जो है मुद्रा का कार्य करता था। जितना भी वस्तु थे, सब के सब मुद्रा का कार्य कर रहे थे, जिसको बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। ये क्या होता था कि एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के नाम से उसे जाना जाता था। आज भी देखिएगा, गांव में ये सब देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जो है गेहूं देकर आइसक्रीम ले लेते हैं, या फिर गेहूं या फिर चावल देकर जो है तरबूज ले लेते हैं, जिसको लालमी कहा जाता है। तो ये गांव में जो है सिस्टम देखा जाता है कि एक वस्तु को देकर किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करना, उसी को विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये सिस्टम जो है बहुत पहले से था, राजा रजवाड़ों के समय में या फिर उनसे भी पहले जो है वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी, जो कि समस्या जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके बारे में विस्तार से नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में जो है यही समस्या ही केवल पूछता है। तो इस समस्या को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली समस्या थी इच्छाओं का दोहरा संयोग। मतलब जब दो व्यक्तियों में किसी वस्तु का आदान प्रदान होता था यानी विनिमय होता था, तो दोनों का इच्छा जो है नहीं मिल पाता था। सपोज डैट कि मेरे को जो है गेहूं चाहिए और मेरे पास चावल है, तो मैं वैसे व्यक्ति को खोजूंगा जिनको मैं चावल देकर और उनसे गेहूं ले लूं। तो वैसा व्यक्ति कोई होगा जिनको जो है चावल चाहिए और उनके पास गेहूं ऑलरेडी हो, उसी व्यक्ति से तो मेरा आदान प्रदान हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल था। हो सकता है कोई व्यक्ति मिले जिनको जो है चावल चाहिए लेकिन उनके पास गेहूं ना हो सकता है ऐसा भी व्यक्ति हमें मिल जाए जिनको चावल तो चाहिए लेकिन उनके पास गेहूं ना हो, तो भी मैं आदान प्रदान नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी समस्या जो है उस समय बहुत देखने को मिली। इसलिए कहा गया कि कोई ऐसा वस्तु को लाया जाए मुद्रा के रूप में
जो हर कोई उसको स्वीकार कर ले, इसलिए जो है मुद्रा को लाया गया। दूसरा समस्या था मूल्य मापन की समस्या, मतलब वस्तुओं के मूल्य का सही मापन नहीं होता था उस समय, क्योंकि उस समय जो है लोग जो है किसी भी वस्तु को देकर कोई भी वस्तु ले रहे थे। जैसे आज के डेट में अगर आप किसी को 10 रुपया देते हैं तो आपको 10 रुपया लायक ही कोई ना कोई सामान देगा, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। लोग कटहर देकर आम ले रहे थे, जबकि कटहर और आम दोनों का मूल्य जो है अलग अलग है। मूल्य मापन उस समय सही से नहीं हो रहा था, इसलिए जो है मुद्रा को लाया गया। उसके बाद है वस्तु संचयन में समस्या। देखिए उस समय जो है हर वस्तु मुद्रा का कार्य कर रही थी, तो उस समय जिनके पास अनाज ज़्यादा हुआ करता था, खेती बाड़ी ज़्यादा था, तो उनको जो है धनी माना जाता था, क्योंकि अनाज ही जो है वो मुद्रा का कार्य कर रही थी किसी भी वस्तु को लेन देन करने में। और जिनके पास पालतू जानवर भी ज़्यादा होते थे उनको भी धनी मनी माना जाता था, तो उनका संचयन करना यानी उनका स्टोर करना जो है बड़ा मुश्किल था। जैसे अनाज मुद्रा का कार्य कर रहा था, तो अनाज को जब लोग भंडार करके रख रहे थे स्टोर करके, तो हो सकता था कि अनाज जो है भविष्य में सड़ जाए, तो वो जो है गरीब हो जाएंगे, क्योंकि अनाज ही है जो मुद्रा का कार्य कर रहा है, और अनाज ही स्टोर करने पर अगर सड़ जाता था तो वो लोग गरीब हो जाते थे, क्योंकि उसका सड़ने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। या फिर उसमें कीड़े पड़ जाए, घुन वगैरह जो पड़ते हैं, या फिर बाढ़ आया तो अनाज जो है बह गया, जानवर जो है पालतू जानवर जो भी थे वो मर गए, बह गए सब बाढ़ में, तो उनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, इसलिए जो है मुद्रा को लाया गया। अगला है वस्तु विभाजन में समस्या। ये भी जो है बहुत बड़ी समस्या थी कि वस्तुओं का सही ढंग से विभाजन नहीं हो पाता था। जैसे किसी के पास हाथी है और उसको जो है गाय चाहिए। जिस व्यक्ति के पास गाय है और जिसके पास हाथी है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो है विनिमय नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के पास जो जानवर है उन दोनों का वैल्यू अलग अलग है, मूल्य उनका क्या है, अलग अलग है। गाय के बराबर हाथी नहीं है और हाथी के बराबर गाय नहीं है। अब इन दोनों को बराबर लाने के लिए गाय को तो बड़ा नहीं कर सकते हैं, हाथी को छोटा कर सकते हैं। तो हाथी को अगर आप छोटा करिएगा कि मतलब 2 भागों में उसको बांटना पड़ेगा, तो जब 2 भागों में बांट देंगे तो फिर उस हाथी का कोई महत्व ही नहीं है, पूरा बेकार हो जाएगा। क्योंकि उसको गाय के बराबर अगर लाना हो तो हम उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन मुद्रा में देखिए कि ये समस्या नहीं है, इसलिए मुद्रा को लाया गया। क्योंकि आज अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप 50 रुपये का सामान लेते हैं और दुकानदार को आप 100 रुपये का नोट देते हैं, तो 50 रुपया रहकर आपको 50 रुपया वापस कर देता है, क्योंकि जो आप मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका विभाजन आसानी से आज हो जाता है। लेकिन वही उस समय जो है जो वस्तु थे उनका विभाजन आसानी से नहीं हो पाता था। ठीक है, इसलिए मुद्रा को लाया गया। अब आइए हम मुद्रा के कार्य को पढ़ते हैं। देखिए मुद्रा के जो है बहुत सारे कार्य होते हैं, सभी को पढ़ना है। जैसे पहला है मूल्य का मापक। मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक के रूप में कार्य करता है, यानी वस्तु एवं सेवाओं की मूल्य की माप जो है मुद्रा में की जाती है। किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो मुद्रा में मापा जाता है, और उसी माप को उस वस्तु का कीमत कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा वस्तु विनिमय का माध्यम भी होता है, अर्थात वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय जो है वो मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। मतलब किसी वस्तु को अगर लेना है तो हम लोग जो है मुद्रा यानी पैसा देते हैं तो वो वस्तु हमें मिल जाता है। चाहे कोई सेवा प्राप्त करना हो तो मुद्रा देकर हम सेवा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वस्तु विनिमय का माध्यम भी होता है मुद्रा। ठीक है, अगला है स्थगित भुगतानों की माप। देखिए मुद्रा का कार्य भविष्य में भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। जैसे अगर आप अभी किसी से कर्जा लिए और आप कह रहे हैं कि मैं आपको जो है 2 साल बाद इसको लौटा दूंगा ब्याज के साथ, तो आप जो है भविष्य की बात कर रहे हैं। आज से 2 साल बाद उसको लौटाइएगा ब्याज के रूप में, मूलधन के रूप में। तो ये भी तो मुद्रा का कार्य है कि भविष्य में भी इसे कार्य किया जा सकता है। पेंशन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुद्रा जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। जैसे जरा सोचिए कि उस समय जब बार्टर प्रणाली था, तो अगर अनाज किसी को भविष्य में भुगतान के लिए रखा जाए तो अनाज हो सकता है बीच में जो है सड़ जाए, घून लग जाए उसमें, या फिर बाढ़ में दह जाए, तो वस्तुओं को स्टोर करना मुश्किल था।
लेकिन आज के डेट में मुद्रा को स्टोर करना आसान है, भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वही बात ये कह रहा है मूल्य का संचयन। अगला है मूल्य का संचयन। मुद्रा जो है मूल्य के संचयन के रूप में भी कार्य करता है, यानी धन का भंडारण करने में, जमा करने में, जिससे भविष्य में वस्तु का क्रय विक्रय हो सके। अगर आप आज के डेट में चाहते हैं तो आप जो है मूल्य का संचयन कर सकते हैं, मुद्रा को कहीं पर जमा कर सकते हैं, ताकि आप उससे भविष्य में कोई भी लेन देन कर सके। ठीक है। उसके बाद है मूल्य हस्तांतरण का साधन, यानी मुद्रा जो है वो मूल्य हस्तांतरण का साधन भी है, यानी मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का बिहार में जो है घर है या फिर ज़मीन है, और वह चाह रहा है कि मैं दिल्ली में ले लूँ घर या फिर ज़मीन, तो यहाँ का जो घर ज़मीन है उसको बेच कर और उससे जो पैसा मिलेगा वो दिल्ली में जाके उसे घर या फिर ज़मीन खरीद सकता है। तो देखिए कि यहाँ पर मूल्य जो है हस्तांतरण हुआ कि नहीं हुआ मुद्रा का, बिल्कुल हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि जब बार्टर सिस्टम था तो उस समय क्या होता था। अगर किसी के पास मान लीजिए अनाज का बहुते भंडार है और वो चाह रहा है कि मैं दिल्ली में ज़मीन लूँ, और वो बिहार का निवासी है, तो वो जब दिल्ली जाएगा ज़मीन लेने के लिए तो उसको जो है अनाज को भी ले जाना पड़ेगा। तो अनाज को ले जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो है उस समय नहीं था, आज मुद्रा के समय में है। ठीक है। अब ये हम सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं मुद्रा के प्रकार को। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है वैधानिक मुद्रा, यानी लीगल टेंडर मनी। क्या है समझिए। वैधानिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो सरकार की आज्ञा पर चलती है। इसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। अगर स्वीकार आप नहीं करते हैं तो आपको जो है इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। जैसे आरबीआई द्वारा जो सभी नोट एवं सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वह सभी नोट और सिक्के जो है वैधानिक मुद्रा होते हैं। इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति आपको देता है तो। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करिएगा तो आपको जो है सजा मिल सकती है सरकार के द्वारा, दंड भी दिया जा सकता है। उसके बाद है साख मुद्रा। इसी को जो है ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है, यानी ऑप्शनल मनी। साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसे आप स्वीकार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका मन है कि नहीं है इसे स्वीकार करने का। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा। जैसे चेक हो गया, हुंडी हो गया, ड्राफ्ट हो गया, विनिमय पत्र हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं और आप किसी के छत ढाल दिए, तो वह जो है आपको चेक दे रहा है, उस कार्य के बदले आपको चेक दे रहा है, तो आप मना भी कर सकते हैं कि नहीं हमें चेक नहीं चाहिए, हमको जो है कैश दे दीजिए, या फिर हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने अकाउंट से। तो चेक आप जो है लेने से मना भी कर सकते हैं, या फिर आपका मन है तो ले भी सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है और इसके लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा अगर आप नहीं लेते हैं तो। ठीक है। अगला प्रकार है नज़दीकी मुद्रा, यानी नियर मनी। देखिए वह मुद्रा जिसे बहुत जल्द या आसानी से किसी वस्तु के बदले प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको जो है नज़दीकी मुद्रा कहते हैं। आप किसी को कोई वस्तु देकर उससे सोना ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, बहुत जल्द मिल जाएगा। या फिर आप जो है सोना चांदी देकर कोई वस्तु किसी दूसरे से ले सकते हैं तो वो बहुत जल्दी दे देगा, क्योंकि सोना और चांदी का मूल्य जो है अधिक होता है। तो इसको जो है नज़दीकी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक से जो भी मुद्रा बनी होती है तो उसको जो है प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है, यानी प्लास्टिक मनी कहते हैं। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आपके पास भी जो है डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड जो है सबके पास नहीं होता है, और इन दोनों को जो है बैंक या फिर वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। मतलब जिस भी बैंक के शाखा में आपका खाता होगा, आप अकाउंट खुलवाए होंगे, वह बैंक जो है आपको डेबिट कार्ड देती है, या फिर आपका जो है लेन देन अच्छा है, ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। तो वह प्लास्टिक के रूप में होता है, इसलिए उसको जो है प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है धातु मुद्रा। नाम से ही क्लियर है कि धातु से जो मुद्रा बनी होती है उसको जो है धातु मुद्रा कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, गिल्ट, तांबा, ये सब जो है धातु है, और इनसे जो मुद्रा बनी होती है उसको धातु मुद्रा कहते हैं।
तो देखिए धातु मुद्रा जो है वो दो प्रकार का होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों से प्रश्न पूछा गया है। एक होता है सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी, और दूसरा होता है मानक मुद्रा यानी स्टैंडर्ड मनी। समझिए इन दोनों को। सांकेतिक मुद्रा क्या है कि वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य आंतरिक धात्विक मूल्य से अधिक होता है, जैसे भारतीय सिक्के। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे देश की सिक्का है, जैसे 1 रुपया का सिक्का है, तो उस पर लिखा रहता है 1 रुपया, तो उसको कहेंगे अंकित मूल्य। और जिस धातु पर लिखा होता है उस धातु का भी तो कोई ना कोई मूल्य है, तो उस धातु का मूल्य कम और जो उस पर लिखा रहता है अंकित मूल्य, वो मूल्य ज़्यादा हो जाता है और धातु का मूल्य कम हो जाता है, तो उसको जो है टोकन मनी कहा जाता है। जैसे भारत के जो भी सिक्के हैं वो, जैसे 5 रुपया का ही सिक्का हो गया, 10 रुपया का ही सिक्का हो गया, जिस धातु से बना है उस धातु का मूल्य कम होता है और उस पर जो पैसा लिखा है उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अंकित मूल्य अधिक हो और आंतरिक धात्विक मूल्य जो है कम हो, तो उसको जो है टोकन मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ठीक उसका विपरीत होता है स्टैंडर्ड मनी, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर होता है। मतलब दोनों का क्या होता है, बराबर। जैसे सोना चांदी के सिक्के, सोना चांदी धातु से जो सिक्के बने होते हैं, तो सोना का जितना वैल्यू है ना, उस सिक्का पर उतना ही वैल्यू लिखा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 लाख का कोई सिक्का है सोना का, मतलब सोना का दाम ही 1 लाख रुपया है, तो उस सिक्का पर भी 1 लाख लिखा होगा, तो उसको स्टैंडर्ड मनी कहा जाएगा। अगला प्रकार है कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी। वह मुद्रा जो किसी विशेष कागज का बना होता है, तो उसको जो है कागजी मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत में जो भी नोट हैं 10 रुपया के, 20 रुपया के, 50 के, 100 के, तो वह सब के सब क्या हैं, कागजी मुद्रा हैं, क्योंकि वो विशेष प्रकार के कागज से बने हुए हैं। तो उन पर जो मूल्य लिखा रहता है उसका वैल्यू होता है, कागज का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी को पेपर मनी कहा जाता है। उस पर आरबीआई द्वारा प्रतिज्ञा लिखा जाता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ कि ये इतना रुपया है, ऐसे लिखा रहता है उस पर, तो उसको कागजी मुद्रा कहा जाता है। उसके बाद है गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी। वैसी मुद्रा जो वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाती है। वित्तीय बाजार के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन बाजार में जो है शीघ्र पलायन कर जाने वाली, मतलब तुरंत प्रचलन में आ जाने वाली मुद्रा को हॉट मनी कहा जाता है। जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा। देखिए जो विदेशी निवेशक होते हैं यानी इन्वेस्टर्स, वह देखते हैं कि किस देश में ब्याज दर अधिक है, उसी देश में अपने पैसा लगाते हैं, तो उसी पैसा को, उसी मुद्रा को हॉट मनी कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ब्याज दर अधिक मिल जाएगा, क्योंकि ब्याज दर अधिक मिल रहा है, तो उसको हॉट मनी कहा जाएगा। शेयर बाजार में भी देखा जाता है, जिसके शेयर खरीदने पर अधिक लाभ होगा, जिस कंपनी के शेयर में जो है अधिक लाभ होने की संभावना होती है, उसमें जो है धड़ल्ले से उसका शेयर बिकता है और उसमें जो है लोग पैसा लगाते हैं, मतलब पैसा तुरंत प्रचलन में आ जाता है, तो उसको जो है हॉट मनी कहा जाता है। यानी यह अल्पकालीन लाभ के लिए होता है, मतलब तुरंत लाभ कमाने के लिए जिस मुद्रा का उपयोग किया जाता है वही हॉट मनी है, यानी गर्म मुद्रा है। अगला है दुर्लभ मुद्रा एवं सुलभ मुद्रा। देखिए वह मुद्रा जिसकी डिमांड विश्व बाजार में अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है, तो उसको जो है हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर को देखिएगा कि इसका जो है डिमांड अधिक होता है, मांग अधिक होता है विश्व लेवल पर, और आपूर्ति जो है यानी सप्लाई इसका कम होता है, तो इसको जो है हार्ड करेंसी कहा जाता है। उसी प्रकार ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरोपीय यूरो हो गया, मतलब यूरोप का यूरो, ये भी मुद्रा है। तो इनका जो है डिमांड ज़्यादा रहता है विश्व बाजार में, लेन देन करने के लिए, एक देश से दूसरे देश में किसी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए डिमांड अधिक रहता है। इसके बारे में हम लोग बैंक वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो इनको जो है हार्ड करेंसी कहा जाता है, क्योंकि इनकी आपूर्ति कम और डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक इसके विपरीत देखिए कि जिस मुद्रा की डिमांड जो है विश्व बाजार में कम होती है और आपूर्ति एकदम सप्लाई पूरा जोर से होता है, तो उसको सुलभ मुद्रा कहते हैं, यानी सॉफ्ट करेंसी। जैसे भारत की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, इन सब का जो है कोई पूछबे नहीं करता है,
इनकी डिमांड कम होती है। हमारी मुद्रा से जो है पूरे विश्व लेवल पर लेन देन ज़्यादा नहीं हो पाता है, हम ही लोग केवल करते हैं। लेकिन अमेरिका का जो डॉलर है उससे लेन देन होता रहता है, तो वो हार्ड करेंसी हो गया। और जिनका कोई मांग नहीं है, कोई पूछ पाछ नहीं है, तो वह जो है सॉफ्ट करेंसी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है कॉशन मनी। देखिए, इसे जमानत के रूप में जमा किया जाता है भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए। जैसे अगर आप जो है शहर में जाते हैं और आप रूम लेते हैं किराए पर, कमरा लेते हैं किराए पर, तो जो रूम का मालिक होता है वो आपसे जो है पहले ही कुछ पैसा जमा करा लेता है, जिसको पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि उसको जो है आप पर विश्वास नहीं होता है। हो सकता है आप जो है उसके पैसा लेकर भाग गए, या फिर किसी सामान का चोरी कर लिए उसके रूम में से। तो इसलिए जो है वो पहले ही पैसा जमा कर लेता है किराए पर देने से पहले, और उसके बाद किराया भी लेते रहता है, जिसको कहीं कहीं पर डिपॉजिट भी कहा जाता है, पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहले कुछ अमाउंट जमा कर लेता है, तो उसी को जो है कॉशन मनी कहा जाता है। कि वो सोचता है कि भविष्य में कोई अगर घटना घट जाती है, चाहे आपके वजह से कोई हमें नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई जो है हम इसी से करेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि रूम किराए पर ले लेंगे, और किराए पर लेने के बाद जैसे महीना पूजेगा उसके पहले ही वो भाग जाएंगे, महीना उसका नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि उसका तो डूब गया, इसलिए वो पहले जमा कर लेता है ताकि उसका भरपाई कर सके। या फिर कोई पंखवे खोल के लेके चल गया महीना पूजने से पहले, तो एक तो उसका किराया भी गया और उसके बाद एक उसका वस्तु पंखा भी चला गया। इसलिए वो पहले ही जमा करा लेता है, तो उसको कॉशन मनी के नाम से जाना जाता है। अब ये हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। एक होता है सॉइलेड मनी, यानी गंदा मुद्रा। जो नोट या फिर सिक्का गंदा हो गया होता है तो उसको जो है सॉइलेड मनी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में ही पूछा जाता है। उसके बाद होता है मटिलेटेड मनी, यानी विकृत मुद्रा। जो कटी फटी नोट होता है, यानी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया रहता है, तो उसको जो है मटिलेटेड मनी के नाम से जाना जाता है। उसको जो है बैंक में जाकर बदला जा सकता है, बैंक में ले जाएंगे तो आसानी से बदला जा सकता है। उसके बाद होता है फॉर्जेड मनी, यानी जाली मुद्रा। जाहिर सी बात है, नकली जो मुद्रा होता है उसी को क्या कहते हैं, फॉर्जेड मनी के नाम से जाना जाता है। अगला है चीफ मनी, यानी सस्ती मुद्रा। जिस मुद्रा पर ब्याज दर कम होता है तो उसको जो है सस्ती मुद्रा यानी चीफ मनी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें जो है लोगों को ऋण लेना, मतलब लोन लेना आसान हो जाता है क्योंकि सस्ता पड़ता है। और वही एक होता है डियर मनी, यानी महंगी मुद्रा। जिस मुद्रा पर ब्याज दर ज़्यादा होता है तो उसको जो है डियर मनी कहते हैं। ये लोगों के लिए ऋण देना लेना जो है बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ब्याज दर अधिक होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम सबसे लास्ट प्रकार को देखते हैं, डिजिटल मुद्रा। देखिए, वैसा मुद्रा जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अस्तित्व में होता है, तो उसको जो है डिजिटल मुद्रा कहा जाता है। जैसे में क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है ये फिजिकल रूप से नहीं रहता है। जैसे भारत के जो भी नोट हैं, सिक्के हैं, तो ये भौतिक रूप से हमारे पास रहते हैं, हम उसको छू सकते हैं, उससे लेन देन कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिजिटल मुद्रा है, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही इससे लेन देन हो सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक समूह का नाम है, जो कि डिजिटल मुद्रा के समूह का नाम है। इसमें बहुत सारे मुद्रा आते हैं, जैसे बिटकॉइन, नाम कोइन, लाइट कोइन, पियर कोइन। इन सभी को जो है क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। इनका लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, ये आपको फिजिकली देखने को नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करना हो, कंप्यूटराइज एक जगह से दूसरे जगह, तो ऐसे लेन देन हो सकता है। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को भारत की पहली डिजिटल रुपया ई रुपया जारी किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि ई रुपया आरबीआई द्वारा कब जारी किया गया, तो 1 दिसंबर 2022 को। इसको जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के नाम से जाना जाता है। ई रुपया को ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग अभी बैंकों द्वारा किया जाता है प्रतिभूतियों के लेन देन में। जो भी प्रतिभूतियां हैं उनका लेन देन में जो है बैंक के द्वारा किया जाता है। इसमें सभी बैंक शामिल नहीं है भारत के, कुछ कुछ बैंकें हैं जो कि इसमें शामिल है लेन देन करने में। और आम जनता के लिए अभी इसको लागू नहीं किया गया है ई रुपया का, इसको भी ध्यान रखिएगा।
अब ये हम सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं मुद्रा पूर्ति यानी मनी सप्लाई। इसमें जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मुद्रा पूर्ति का आशय है अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा रखी गई अपने पास मुद्रा से है। मतलब लोगों के पास जितनी मुद्रा होती है खर्च करने के लिए, वही जो है मुद्रा पूर्ति में शामिल होता है। मतलब देश में कुल मुद्रा का भंडार कितना है, वही मुद्रा पूर्ति है। लोगों के पास जो है दो तरह से पैसा होता है। एक तो उनके पास होता है फिजिकली रूप से, जो अभी आपके पास होगा, हमारे पास है, घर में होगा, चाहे पॉकेट में है, तो उसको जो है मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। क्योंकि उससे जो है आप जब चाहें तब कुछ भी खरीद सकते हैं, खरीद बिक्री उससे कर सकते हैं। और एक होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा, उसको भी आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, बैंक में जाकर निकाल लें, तो जब चाहें तब उससे जो है खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो वह पैसा, दोनों तरह का पैसा जो है वो प्रचलन में होता है, तो उसको जो है मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट हो गया है, जैसे कोई व्यक्ति है बैंक में अपना पैसा जमा कर देता है 2 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं करते हैं। जैसे मैं जो है 1 लाख रुपये ले जाकर बैंक में जमा कर दिया 5 सालों के लिए, तो जब 5 साल पूजेगा तभी मैं उस 1 लाख रुपया को निकाल सकता हूँ और उससे कोई वस्तु खरीद सकता हूँ। 5 साल के अंदर नहीं निकाल सकता, तो उसको मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं करते हैं। यानी जो मुद्रा प्रचलन में होता है, जिससे लेन देन तत्काल हो सके, उसी को मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। जैसे आपके पास तत्काल जो पैसा होगा उससे आप लेन देन कर सकते हैं। आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा होगा, सेविंग अकाउंट में, उसको जो है जब चाहें तब आप निकाल कर लेन देन कर सकते हैं, तो उसको मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी लोगों के पास रखी गई करेंसी सिक्का नोट के रूप में रखा जाता है। और वाणिज्यिक बैंकों के पास निवल मांग जमा, निवल मांग जमा का मतलब वैसा जमा जिसको आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, तो उसको मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। पूरे देश में मुद्रा कहाँ कहाँ पर है, कितना मुद्रा है, इसकी जानकारी जो है आरबीआई के पास होती है। अब आरबीआई के पास यह जानकारी कहाँ से आती है, तो आरबीआई जो है मुद्रा पूर्ति की माप करती है। आरबीआई का काम होता है कि मुद्रा पूर्ति का माप किया जाए कि पूरे देश में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ पर पैसा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो उसके लिए जो है आरबीआई माप करती है मुद्रा की, जिसकी मुद्रा पूर्ति की माप कहते हैं। ठीक है, अब आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, मुद्रा पूर्ति की माप जो है वो आरबीआई करती है। तो आरबीआई जो है नए तरीके से आज के डेट में मुद्रा पूर्ति की माप करती है। तो मुद्रा पूर्ति की माप के लिए दो तरीका बनाया गया है। एक पुराना तरीका है और एक नया तरीका है। पुराना तरीका वही है M1, M2, M3, M4, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये नया तरीका भी है, बस इसमें जो है M0 जोड़ दिया गया है। M0 भी कहते हैं, M0 भी कह सकते हैं। M0, M1, M2, M3, इसको जो है वाई.बी. रेड्डी की सुझाव पर इसको लाया गया था। वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में 6 सदस्य वाला एक समिति बनाया गया था 1998 में, और उसी में जो है मुद्रा पूर्ति की नया माप दिया गया था। अब आइए हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम मुद्रा पूर्ति के पुराने माप को समझते हैं। तो देखिए, M1 कैसी मुद्रा है, तो जनता के पास करेंसी नोट व सिक्के, मतलब जनता के पास जो फिजिकली रूप से नोट और सिक्के होते हैं, उसको जो है M1 में शामिल करती है आरबीआई। उसके साथ ही बैंकों की मांग जमा, मतलब बैंकों के पास जमा किया गया वैसा पैसा जो लोग जो है कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा होगा, उसको जो है आप जब चाहे तब निकाल कर आप उसको खर्च कर सकते हैं, तो बैंकों की मांग जमा है, उसको भी आरबीआई जो है M1 में शामिल करती है। उसके साथ ही रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, मतलब बैंक भी अपने पैसे जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं, और जब चाहे तब जो है वो आरबीआई से मांग सकते हैं सभी बैंक, तो उसको जो है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं कहते हैं, उसको भी जो है M1 में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि M1 जो है ये अधिक तरलता वाला मुद्रा है, मतलब बहुत अधिक प्रचलन में रहता है, इसमें तरलता अधिक होता है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। जैसे देखिए कि जनता के पास करेंसी नोट व सिक्के, तो ये जो है जब हमारे पास रहता है तो ये अधिक तरलता है, हम जब चाहे तब इसे कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। वही M2 कैसी मुद्रा है, तो देखिए इसमें जो है M1 को शामिल किया जाता है।
मतलब M1 में आप अभी जो पढ़े उन सभी को जो है M2 में शामिल कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ डाकघरों के पास बचत बैंक जमाएं। देखिए, जब देश में बैंकों की संख्या जब कम थी तो उस समय जो है डाकघर हुआ करते थे। मतलब अभी भी है पोस्ट ऑफिस, तो उसमें भी जो है लोग अपना खाता खुलवाते थे और लोगों के पास खर्चा करने के बाद जो बच जाता था उसको ले जाकर डाकघर में जमा कर देते थे। तो जिसको डाकघरों के पास बचत बैंक जमाए कहा जाता है, तो उसको भी जो है M2 में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। वही M3 में कैसी मुद्रा होती है, तो M1 होता है और उसके साथ साथ बैंकों की सावधि जमाएं होती है। मतलब M1 में जो भी है उसको शामिल किया जाता है M3 में भी। और बैंकों की सावधि जमाएं मतलब टाइम डिपॉजिट। हम लोग जो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करते हैं 2 साल 4 साल के लिए जो पैसा जमा कर देते हैं, तो उसको जो है सावधि जमा कहा जाता है और उसको M3 में RBI शामिल करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वही M4 मुद्रा कैसी है, इसमें M3 को शामिल किया जाता है, जो भी आप M3 में पढ़ें उसको। और उसके साथ साथ डाकघरों की समग्र जमाएं, मतलब डाकघर में जितने जमा किया जाता है, बचत जमा और फिक्स जमा। डाकघर में भी फिक्स जमा किया जाता है। जैसे लोग जो है उसमें 1 लाख 2 लाख रुपया 2 साल 4 साल के लिए फिक्स कर देते हैं डाकघर में। तो डाकघरों की समग्र जमा और M3 को M4 में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि तरलता का क्रम, मतलब M1 M2 M3 और M4 में सबसे अधिक तरलता किस में होता है, तो M1 में होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहता है, खरीद बिक्री से ज़्यादा होता है M1 से। M1 में जो भी चीज़ें हैं उससे थोड़ा कम होता है M2 का, उससे कम होता है M3 का और सबसे कम होता है M4 का तरलता। ठीक है। वही व्यापकता का क्रम, व्यापकता का मतलब हो गया भारी भरकम। M4 जो है इसकी तरलता कम होती है तो इसकी व्यापकता क्या है, ज़्यादा है। वही जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, M4 की सबसे ज़्यादा व्यापकता है, उससे कम है थोड़ा M3 का, उससे कम M2 का और सबसे कम है M1 का। यानी M1 का तरलता जो है अधिक है। ठीक है। M1 को जो है संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है, यानी नैरो मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि M1 की तरलता अधिक होती है और ये प्रचलन में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको नैरो मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया है और आगे भी इससे पूछा जाएगा। अब आइए हम देखते हैं मुद्रा पूर्ति के नया माप को। देखिए, मुद्रा पूर्ति के नया माप में बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया गया है। इसमें जो है नया मुद्रा लाया गया M0 मुद्रा, जिसको M0 भी कहा जाता है। इसमें क्या है, तो चलन में करेंसी, मतलब जो प्रचलन में अभी है करेंसी, नोट सिक्का, उसको इसमें शामिल किया जाता है। बैंकों की रिजर्व बैंक के पास जमा राशियाँ प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियाँ, तो इन सबको जो है M0 में शामिल किया जाता है, यानी M0 में। वही M1 में वही है जो पुराना वाला था, मतलब पुराने वाले M1 में जो भी चीज़ें शामिल थी वो नया वाले भी M1 में वही चीज़ें शामिल किया गया है, जैसे देख सकते हैं आप। उसके बाद M2 है, M2 में M1 को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ जो है बैंकों के पास बचत खातों की जमा राशियों में काल दायित्व का भाग, वही बचत खाते की जमा राशि। उसके साथ बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र और काल जमा राशियाँ जिनकी अवधि 1 वर्ष तक ही है, तो उसको जो है M2 में शामिल किया गया है। उसके बाद M3 है, M3 में जो है जनता के पास उपलब्ध करेंसी, जो भी उपलब्ध करेंसी है, प्लस बैंकों की मांग जमाएं, प्लस बैंकों में सावधि जमाएं मतलब टाइम डिपॉजिट, और भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, इसको M3 में शामिल किया गया है। तो ये नया वाला भी आपको ध्यान में रखना है और पुराने वाला, दोनों से जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, M0 को जो है आरक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था का बेस होते हैं, आधार होते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रचलन में होते हैं। क्योंकि M0 में आप पढ़ें कि इसमें जो है लोगों के पास जो करेंसी नोट है उसको शामिल किया जाता है M0 मुद्रा में, तो ये प्रचलन में ज़्यादा होते हैं। और वही M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब ये हम आगे देखते हैं कि भारत में जो है नोट छापने के प्रेस कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, भारत में नोट छापने के जो है कुल 4 प्रेस हैं। एक है देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में है, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में है,
और चौथा है साजबोनी जो कि कलकत्ता में है। तो ये 4 प्रेस हैं भारत में नोट छापने के। ठीक है, देखिए देवास और नासिक का जो प्रेस है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मतलब केंद्र सरकार यहाँ पर नोटों की छापती है। और मैसूर और साजबोनी जो है ये आरबीआई के अधीन है, यहाँ पर आरबीआई जो है नोट छापती है। ठीक है, वही अगर हम टकसाल की बात करें यानी मिंट की, टकसाल उसे कहते हैं, सिक्के बनाने वाली मशीनों को टकसाल के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है 4 टकसाल हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है, तो इन चारों टकसाल के बारे में ध्यान रखिएगा। इन चारों जगहों पर जो है सिक्का बनाने वाली मशीन है और यहाँ पर सिक्का बनता है 5 का, 1 का, 2 का, 10 का, ऐसे सिक्का यहाँ पर बनता है। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत जो है अधिकतम 1000 का सिक्का जारी कर सकता है, इससे अधिक का नहीं कर सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम समझते हैं कि भारतीय जो कागजी नोट होते हैं उस पर किसका चित्र होता है, कौन सा उनका रंग होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जो 10 रुपये का नोट होता है उस पर जो चित्र होता है उसके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर का होता है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है। और उस 10 रुपये का नोट का जो रंग होता है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ है और मैंने जो है एग्जाम से ही जो पूछा है वही लिया है कि उसका रंग कैसा है, तो चॉकलेटी ब्राउन है। वही 20 रुपये का जो नोट होता है उस पर चित्र होता है एलोरा की गुफाएं का, और एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है। और 20 रुपये के नोट का रंग होता है नारंगी लाल, ध्यान रखिएगा। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र होता है जो कि कर्नाटक में है, और इसका रंग होता है फ्लोरोसेंट ब्लू। फ्लोरोसेंट ब्लू होता है 50 रुपये के नोट का रंग। 100 रुपये का नोट पर जो चित्र होता है रानी की बाव का होता है, जो कि गुजरात में है रानी की बाव। और 100 रुपये के नोट का रंग जो है लेवेंडर यानी हल्का बैगनी कलर का है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लेवेंडर भी आ सकता है। 200 रुपये का जो नोट होता है उस पर सांची का स्तूप होता है, ये चित्र बना होता है उस पर, और सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, और इसका रंग चमकीला पीला दोनों होता है। ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने वही लाया है। 500 रुपये का नोट जो होता है उस पर जो चित्र होता है लाल किला का होता है, और लाल किला तो आप जानते हैं कि दिल्ली में है। और 500 का रंग होता है स्टोन ग्रे, मतलब पत्थर ग्रे। ठीक है, उसके बाद है 2000 रुपये का नोट, इस पर जो चित्र होता है मंगलयान का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2000 रुपये के नोट का जो रंग है वो मैजेंटा कलर का होता है, गुलाबी नहीं होता है, मैजेंटा उसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मुद्रा का सामान्य अर्थ है। आपको बताना है कि इनमें से क्या है मुद्रा का सामान्य अर्थ। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेंसी तथा मांग जमा रसिया। करेंसी का मतलब होता है लोगों के पास जो तत्काल में तरलता है, पैसा है, वह करेंसी हो जाएगा। और मांग जमा रसिया मतलब लोग जो है अपने बैंक में पैसा जमा किए हैं जो कि कभी भी निकाल सकते हैं, वो मांग जमा रसिया है। तो वही जो है मुद्रा का सामान्य अर्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि M1 में क्या सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित नहीं है M1 में। तो मैंने आपको M1, M2, M3 इन सब के बारे में बताया था। तो देखिए, जनता के पास करेंसी ये जो है M1 में सम्मिलित है। बैंकों के पास मांग जमा रसिया, ये भी हम लोग पढ़े थे, M1 में सम्मिलित है। बैंकों के पास काल जमा रसिया जो है M1 में सम्मिलित नहीं है। और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा रसिया, तो ए, बी और डी ये तीनों जो है M1 में सम्मिलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, बैंकों के पास काल जमा रसिया मतलब जो फिक्स डिपॉजिट किया जाता है वो सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापक मुद्रा की माप किसके द्वारा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि M3 जो नया आया है मुद्रा की माप, मुद्रा पूर्ति के माप के लिए M3 ये जो है व्यापक मुद्रा की माप करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है कि M3 से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप स्वयं बताइएगा, ये प्रश्न जो है हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या है। आपको बताना है कि मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या होता है।
इसका मतलब है कि चारों जो है मुद्रा का कार्य है, जो कि चारों ऑप्शन दिया है। तो इसमें से अनिवार्य कार्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्य मापन। मुद्रा से किसी भी वस्तु का मूल्य का जो है मापन किया जाता है। बाकी तीनों ही कार्य हैं, लेकिन सबसे अनिवार्य कार्य जो है वो मूल्य का मापन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो है यूपीएससी प्री में पूछा गया है। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से, मांग जमा खाते का मतलब आप बैंक में पैसा जमा किए हैं, वैसा पैसा है जिसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में तत्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो आपके पैसा खाता में जमा है, बैंक में जमा है, उसमें से आप जो है 1 लाख रुपया निकाल लेते हैं, तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था पर तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा उसका। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुद्रा की समग्र पूर्ति से 1 लाख की कमी आ जाएगी। मतलब पूरे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें 1 लाख की कमी हो जाएगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मुद्रा की समग्र पूर्ति अपवर्तित रहेगी। अब देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब है कि लोगों के पास जो तरलता है, मतलब नगदी पैसा जो लोगों के पास है, उसके बाद जो लोगों के बैंक अकाउंट में मांग जमा राशियां है जिसे लोग कभी भी निकाल सकते हैं, तो वही क्या है, मुद्रा पूर्ति है। तो देखिए कि अगर मांग जमा राशि में से आप यानी अपने बैंक अकाउंट में से आप जो है 1 लाख रुपया निकाल लिए, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही जो है मुद्रा पूर्ति है। मांग जमा राशि भी क्या है, मुद्रा पूर्ति, और उसी में से आप अगर पैसा निकाल लेते हैं तो अर्थव्यवस्था पर यानी मुद्रा की पूर्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपवर्तित रहेगी, मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। मतलब वैध मुद्रा का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको जो है डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावे के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। मतलब कोई व्यक्ति ऋण लिया है तो उस ऋण को चुकाएगा, तो वह जो है वैध मुद्रा के तहत चुकाएगा, यानी जिस पैसा को देगा वो वैध मुद्रा होगा, यानी लीगल टेंडर मनी होगा। क्योंकि देखिए न्यायालय में अगर विविध मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है तो वह जो है लीगल टेंडर वाला मुद्रा नहीं होता है, वह जमानत राशि होता है। वही चेक ड्रॉप तो ये भी लीगल टेंडर नहीं है। उसके बाद किसी देश में चलन में धातु मुद्रा तो एक अलग मुद्रा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऋण को चुकाने में जो है जिस पैसा का इस्तेमाल किया जाता है वो वैध मुद्रा होता है, यानी लीगल टेंडर मनी होता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार की मुद्रा है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है वह एक वर्चुअल है, डिजिटल मुद्रा है, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि हॉट मनी क्या होता है। तो देखिए हॉट मनी मतलब विदेशी मुद्रा निवेश। जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि किस देश में जो है ब्याज दर कम है, वहाँ पर जो है अपने मनी को लगाते हैं, मुद्रा को लगाते हैं। उसी मुद्रा को हॉट मनी के नाम से जाना जाता है, हम लोग इसको पढ़े हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है कि मल्टीलेटेड मनी किस प्रकार का पैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि कटे फटे जो नोट होते हैं, क्षतिग्रस्त हो गए रहते हैं, उनको जो है मल्टीलेटेड मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया है। आप लोग जो है इसको दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।